अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS कंसल्टेंट CSS एट होम के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जो कि हम पाकिस्तान अफेयर में प्री पार्टीशन के पोर्शन को लेके चल रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, हमने लेक्चर नंबर 14 में ये देखा था कि हमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो वाइट पेपर कंक्लूजन में वाइट पेपर मिला था। अब हम उससे आगे वाइट पेपर से हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये वाइट पेपर आगे चल के जो 1935 के एक्ट में तब्दील हुआ था, उस 1935 के एक्ट की मेन फीचर्स क्या थे, और इस मेन फीचर में और इस जो फर्स्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, इसमें मुसलमानों का जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उनके हकूक़ के बारे में क्या ख़्याल रखा गया था, और उसके साथ जो फेडरेशन और प्रोविजनल का सिस्टम था कि फेडरेशन में डायरकी सिस्टम को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन प्रोविजनल को बाइख्तियार किया जाएगा, प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। तो उसमें जो फेडरल लेजिस्लेटिव और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में जो अपर हाउस और लोअर हाउस थे, उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से रखी गई थी, और इसके साथ साथ इस 1935 एक्ट के तहत जो नए सूबे बने थे वो किस से आज़ाद कराए गए थे या किस से सेपरेट करके बनाए थे। इन तमाम तर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तो आते हैं इस वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँ जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है तो बराए मेहरबानी, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर में प्री पार्टीशन के पोर्शन में जो कन्फ्यूजन को दूर करना है, तो बराए मेहरबानी आप फर्स्ट लेक्चर से मेरा ये वीडियो सीरीज़ देखें। इंशाल्लाह जब तक आप इस लेक्चर तक पहुँचेंगे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पाकिस्तान अफेयर में प्री पार्टीशन के हिसाब से। दूसरी, मैं यहाँ एक बात कवर करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर की तरफ आऊँगा, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया नहीं करूँगा। कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये जो आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें ये जो मटेरियल होता है शॉर्ट होता है या ये लेक्चर छोटे होते हैं। तो उन तमाम दोस्तों के लिए मेरा जवाब ये है कि देखें जी, ये लेक्चर छोटे या बड़े होने की बात नहीं होती। आप ये देखें कि आप इन लेक्चर सीरीज़ से गेन कितना कर रहे हैं। मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जहनों को तैयार करना है, जो कि कन्फ्यूजन पार्ट होता है प्री पार्टीशन में कि ये एक्ट कब हुआ, क्यों हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जवाब दूँ। दूसरी बात, अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कह रहे हैं, तो मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये छोटे लेक्चर नहीं हैं, क्योंकि अगर CSS PMS की आप बात करें तो उसमें प्री पार्टीशन में क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल आता नहीं है। आपके जहनों में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्ट क्यों आया था, इसकी क्या वजह थी और इसके मेन फीचर्स क्या थे। और उसके बाद दूसरी बात, जो इसमें MCQs के हिसाब से तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ और आपको मैं जहनशीन भी करवाता हूँ कि आप इसको याद रख लें, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बाकी जो CSS PMS में पाकिस्तान अफेयर की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान अफेयर का जो CSS PMS में एज सच कोई समझे सिलेबस ही नहीं है, वो सारा करंट से रिलेट करता है। तो आपको सिर्फ बिगनर, जो CSS के बिगनर हैं, उनके जहन को मैं ये थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ ताकि आपको ये लेक्चर सीरीज़ समझ आ जाए, ताकि आप अच्छे से जो है फर्दर स्टडी करें, दूसरी बुक से कंसर्न करें। लेकिन पहले आप अपनी बेसिक को अच्छा कर लें। आपको पता होना चाहिए कि रोलाट एक्ट क्या था और ब्लैक एक्ट क्यों कहा गया, और ये जो दूसरे भी लाज शिमला डेपुटेशन क्या थी। तो इस हिसाब को बस आपके जहनों को तैयार करना है। तो मैंने आपका मज़ीद वो बहुत ही टाइम ज़ाया कर दिया है। आता हूँ मैं आज के लेक्चर की तरफ, जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों, हमने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वाइट पेपर तक आ गए थे। वाइट पेपर किसने इंट्रोड्यूस कराया था। उससे पहले कम्युनल अवार्ड हमने पढ़ा था। कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया था जब कांग्रेस राज़ी नहीं हो रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जो सब कॉन्टिनेंट में माइनॉरिटी थी। तो कम्युनल अवार्ड भी ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया, वाइट पेपर भी ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो उससे आगे हम लेके चलते हैं। After 3 roundtable conferences, finally white paper was concluded at the last session of third roundtable conference। जी, वाइट पेपर हमें मिला था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो मुसलसल ये जो 1930 से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी।
This communal award and white paper in March 1933 leads these deliberation to new action in the form of Government of India Act. ये जो कम्युनल अवार्ड और वाइट पेपर था मार्च 1933 में, जो वो आगे चल के न्यू एक्शन, जो इंडिया का न्यू एक्शन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तब्दील हुआ था। दिस एक्ट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड बाय पार्लियामेंट 1935। ये जो एक्ट था, जो मैं आगे उसके मेन फीचर डिस्कस करूँगा, ये पार्लियामेंट से कब पास हुआ था, याद रखें जुलाई 1935। और इस एक्ट की जो इन्फोर्समेंट की गई थी 1 अप्रैल 1935। तो इस दोनों चीज़ों में थोड़ा सी चेंजिंग है, आप इसको जहन में रखिएगा। मतलब 1935 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद ही जो है इसको इन्फोर्समेंट किया गया था। तो इसका जो बैकग्राउंड है इतना बड़ा नहीं, बस आप ये याद रखें जब वाइट पेपर हमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला, यह आगे जाके 1935 एक्ट में तब्दील हुआ। इसको पार्लियामेंट से 1935 में जो मंजूर कर लिया गया था जुलाई 1935 में, और ये इन्फोर्समेंट हुआ था 1937। तो उसके जो मेन फीचर्स थे, जो वाइट पेपर आगे चल के 1935 के एक्ट में तब्दील हुआ था, उसके मेन फीचर्स क्या थे। थ्योरेटिकल अगर आप ये देखें फेडरेशन सिस्टम, इसमें मैंने जो चीज़ें हैं वो मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। पहली बात हम फेडरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, और दूसरी प्रोविजनल, और तीसरी सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुसलमानों का फंडामेंटल राइट्स था, और आखिर में फेडरल कोर्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इन 4 पॉइंटों को मैंने डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फेडरेशन की तरफ। मतलब इस एक्ट के तहत जो हमारा गवर्नमेंट होगी 1935 एक्ट के तहत, अब मैं हर जो बात करूँगा इसके तहत करूँगा, वो एग्जेक्टिव जो हेड होगा उसका गवर्नर जनरल होंगे, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ होंगी। मतलब आपको पता है ना कि फेडरेशन जो होती है उसका जो हेड होता है वो गवर्नर जनरल होता है। तो ये 1935 एक्ट से लेके चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, आपको पता है। तो जो एग्जेक्टिव हेड होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा फेडरेशन के तहत, और 1935 के एक्ट के तहत वो गवर्नर जनरल होगा। सॉरी। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है रिज़र्व्ड और ट्रांसफ़र। जैसा कि हम पीछे पढ़ते आ रहे थे पॉलिटिकल मूवमेंट में कि जो फेडरेशन सिस्टम है, डायरकी सिस्टम को बहाल रखा जाएगा। तो वो बहाल रिज़र्व में उन दोस्तों को जहन नशीन कराता चलूँ। रिज़र्व में क्या था, डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स था, मतलब खारजा पॉलिसी वगैरह, ट्राइबल एरियाज़ अफेयर्स थे, ये तमाम के तमाम रिज़र्व रहेंगे, ठीक है। और ट्रांसफ़र क्या थे, एजुकेशन, फाइनेंस, होम लॉ, रेलवेज़, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर्स, ये तमाम के तमाम ट्रांसफ़र्स में रहेंगे। और ऊपर वाले जो है रिज़र्व्ड है, मतलब ये रिज़र्व्ड का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी आए ये फेडरल के हाथ में ही रहेंगे। ट्रांसफ़र का है कि ये तब्दील हो सकते हैं कि जो मेजॉरिटी में इलेक्शन जीत के आएगी पार्टी, ये उसको ट्रांसफ़र की जाएंगी, लेकिन जो डिफेंस है या फॉरेन अफेयर है, ट्राइबल एरियाज़ है, वो हमेशा फेडरल के पास रहेंगी। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई पार्टी किसी सूबे में जीत जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि ये जो फेडरेशन वाला जो रिज़र्व्ड पावर है वो उस पार्टी को दिए जाएंगे, नहीं, ये फेडरल के हाथ में रहेंगे। अगर कोई सूबे में उसकी मेजॉरिटी है तो वो उस सूबे में रहेगी। मतलब पीपी की अगर बात करें, अगर पीपी सिंध में जीत जाता है तो उसको सिंध की जो है ऑटोनॉमी दी जाएगी, सूबे की दी जाएगी। ये नहीं कि अगर वो सीट्स ज़्यादा जीत जाता है तो हम उसको फेडरल में भी इंट्रोड्यूस कराएं, ये नहीं, ये रिज़र्व रहेंगी। ये आप इस तरह समझ सकते हैं। और दूसरी फेडरल लेजिस्लेटिव, अब जब फेडरेशन है तो फेडरेशन के कानून साजी भी होगी, लेजिस्लेटिव होगी। अब जब वफाक की कानून साजी होगी उसके 2 हाउस हैं, एक होगा अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, और इसकी जो मेंबर्स की तादाद है 260 रखी गई 1935 एक्ट के तहत। उसमें जो 156 थी वो ब्रिटिश की थी और 104 प्रिंसली स्टेट की थी। और दूसरी जो लोअर हाउस थी जिसको हाउस ऑफ असेंबली कहा जाता है, उसमें 375 थी। उसमें जो 250 ब्रिटिश की थी और जो प्रिंसली स्टेट थी 125 थी। तो ये मैंने फेडरल की बात की। और फेडरल की जो कानून साजी फेडरल लेजिस्लेटिव है, जो उसका जो हाउस बनेगा, जो फेडरल का कानून बनाएगा, उसके जो 2 हाउस थे मैंने वो डिस्कस किए। अब आज दे प्रोविजनल पे। प्रोविजनल में जो डायरकी सिस्टम को तो ख़त्म किया गया था, मतलब सूबा बाइख्तियार होगा, उसमें रिज़र्व्ड और उसमें ट्रांसफ़र का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, जो जीतेगा उसी की उधर हुकूमत होगी।
प्रोविजनल अब जब उसकी प्रोविज़न है, मतलब सूबा है, अब सूबे की जो लेजिस्लेटिव, मतलब सूबे की अगर कानून साजी की जाए तो वो कैसे की जाएगी, वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव के तहत की जाएगी। अब उस जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव के दो हाउस फिर हो गए, एक हो गया अपर हाउस, एक हो गया लोअर हाउस। जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव का अपर हाउस होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, और जो लोअर हाउस होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत ही कन्फ्यूजन आती है फेडरल लेजिस्लेटिव में और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में। तो जब भी एमसीक्यूज़ आएँ आपने ध्यान से उनको देखना है। अगर वो अपर फेडरल की बात करें तो उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट होता है और दूसरा हाउस ऑफ असेंबली होता है, और अगर प्रोविजनल की बात आ जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अपर और लोअर। तो इसमें आपने जहन में याद रखनी है बातें और इसको आपने बार बार दोहराना है। और इस जो 1935 एक्ट के तहत जो सूबे की तादाद थी वो इंडिया में वो 11 सूबे थे। उन 11 सूबों में जो 6 सूबे थे उनमें बाई कैमरल लेजिस्लेटिव थी, मतलब ये दोनों हाउस वहाँ पे लागू होंगे, मतलब अपर हाउस भी होगा और लोअर हाउस भी होगा। और रिमेनिंग जो 5 थे उनमें सिर्फ लोअर हाउस था, उसमें अपर हाउस का कोई कंसेप्ट नहीं था। इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो 11 सूबे बने थे उसमें जो बंगाल, बिहार, असम, यूपी, बम्बई एंड मद्रास थे उसमें ये दोनों हाउस एग्जिस्ट करते थे, और जो रिमेनिंग 5 थे उनमें सिर्फ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस एग्जिस्ट करता था। और इस 1935 एक्ट के तहत जो नए सूबे बने थे वो NWFP को फुल फ्लेज किया गया था, और सिंध को जो है बम्बई से सेपरेट किया गया था, और उड़ीसा को बिहार से सेपरेट किया गया। तो ये 3 नए सूबे जो है उस टाइम बने थे। उसके बाद अगर जो फंडामेंटल राइट्स था मुसलमानों का, जो शिमला डेपुटेशन से चलता आ रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट को बहाल रखा गया, और जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को दी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव, मतलब उसकी गारंटी दी गई कि हम मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। और आखिर में एक फेडरल कोड बनाई गई और इंडियन काउंसिल एक्ट को ख़त्म किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ वहाँ पे जो है एक एडवाइज़र रखा गया जो कि वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उसको सिर्फ जो है एडवाइस कर सके। बाकी जो इंडियन काउंसिल एक्ट एक इंस्टीट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया गया, और एक और फेडरल कोड इंट्रोड्यूस कराया गया। अब फेडरल कोड का जो मतलब था वो ये था कि अगर सूबे और वफाक में कोई भी मसला पेश आ जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये फेडरल कोर्ट उसको लुक करेगी, उसको सेटअप करेगी, उसको डिसाइड करेगी, और उनके लिए जो मतलब फ़ैसला होगा वो फेडरल कोर्ट के तहत होगा, और वो फेडरल कोर्ट ही उस मसले को देखेगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, जो तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। अगर इसमें वीडियो लेक्चर सीरीज़ को समराइज़ करने की कोशिश करूं तो मैं इस तरह कर सकता हूं कि जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें वाइट पेपर मिला था, वो वाइट पेपर आगे चल के 1935 एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया था, और उसको जो पास किया गया था पार्लियामेंट से वो जुलाई 1935 से किया था, लेकिन याद रहे इसको इन्फोर्समेंट अप्रैल 1935 से किया गया था। अगर मैं इसकी मेन फीचर्स की बात करूं तो उसमें एक फेडरेशन थी, फेडरेशन में उसका जो गवर्नर जनरल होगा वो हेड ऑफ़ स्टेट होगा, और जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसमें 2 पावर डायरकी सिस्टम को बहाल रखा गया था, रिजर्व और ट्रांसफ़र। और इसमें फेडरल लेजिस्लेटिव जो अपर हाउस और लोअर हाउस थे, उसमें जो अपर हाउस में 260 मेंबर थे, जिसमें जो 160 हैं वो ब्रिटिश के थे और 104 प्रिंसली स्टेट के थे, और लोअर हाउस में 375 थे। आपसे पूछा जा सकता है कि लोअर हाउस में जो फेडरल लेजिस्लेटिव में कितनी सीट थी, ब्रिटिश की कितनी थी या प्रिंसली स्टेट की कितनी थी, तो ब्रिटिश की 250 थी और प्रिंसली की 125 थी। लेकिन प्रोविजनल में डायरकी सिस्टम को ख़त्म रखा गया और सिर्फ वहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस को बरकरार रखा गया। ये पूछा जा सकता है जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी जो नए सूबे बने थे 1935 एक्ट में, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 11 है। और जो बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो बिहार, बंगाल, असम, यूपी, बम्बई और मद्रास में लागू होती थी। रिमेनिंग जो 5 प्रोविंस थे उनमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस एग्जिस्ट करता था। और ये पूछा जा सकता है कि जो न्यू सूबे थे NWFP सिंध और उड़ीसा, ये जो है 1935 एक्ट के तहत
इंट्रोड्यूस कराए गए थे या इनको बनाया गया था। तो जो सिंध जो है मुंबई से अलग किया गया था, और उड़ीसा को किससे अलग किया गया था, बिहार से अलग किया गया था। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो शिमला डेपुटेशन से मुसलमानों की डिमांड थी उसकी गारंटी दी गई कि आपको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और ये याद पूछा जा सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट को कब एबोलिश किया गया था या फेडरल कोड को कब इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो वो भी 1935 एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो तमाम तर MCQs आपके बन सकते हैं जो आपके स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो इलेक्शन 1937 इलेक्शन होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।